चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं और प्रदेश में 24 घंटों में 94 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 406 दर्ज हुई है। दुर्ग में सबसे अधिक 23 मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में 19 और बिलासपुर में 11 मरीज मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 1.48% पहुंच गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 94 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 406 हो गई है। दुर्ग में सबसे अधिक 23 मरीजों की पहचान हुई है। रायपुर में 19 और बिलासपुर में 11 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर इस वक्त 1.48% पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मरीज अब बढ़ने लगे हैं और मध्य प्रदेश में 71 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण घटने के बाद भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इंदौर में 31 मरीज और भोपाल में 10 मरीज मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 421 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना डराने लगा। यहां पर भी मरीज बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मरीज 71 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। संक्रमण घटने के बाद भी अब मरीजों की संख्या बढ़ी है। तो इंदौर में 31 मरीज और भोपाल में 10 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 421 हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में 71 मरीज मिले हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब मरीज बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग में मिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना अब डराने लगा है। 24 घंटों में 94 नए मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 406 हो चुकी है। चलिए तो ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर मरीज इस वक्त लगातार कोरोना के बढ़ रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो प्रिया हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रिया, जिस तरीके से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ी, लेकिन सबसे अहम बात यह कि पिछली बार भी हमने देखा कि दुर्ग में ही सबसे ज्यादा मरीज मिले थे। इस बार भी दुर्ग से ही बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। बिल्कुल राहुल, एक बार फिर से परेशानी बढ़ रही है क्योंकि संक्रमित जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक जो मरीजों की संख्या वो लगभग दोगुनी आने लगी है। कुछ दिन पहले ही 30-32 के आसपास रोजाना आंकड़े आ रहे थे, लेकिन हमने देखा कि एकाएक आंकड़ा जो है वो 78 कुछ हो गया। 78 नए मरीज एक दिन में निकले और उसके बाद अब आज 94 नए मरीज। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा मरीज रहे हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज है। तो ये जरूर चिंता की बात है क्योंकि जब भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो चाहे वो बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, राजधानी, क्योंकि यहाँ ये प्रमुख शहर माने जाते हैं प्रदेश के और यहीं पर सबसे ज्यादा मरीज निकलकर सामने आते हैं। ये जरूर चिंता की बात है और ऐसे में सावधानी की भी जरूरत, प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत और नियम कायदे की भी जरूरत, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगातार शादियों का सीजन रहा है। ढेर सारी शादियां हुई हैं, बाहर से लोग आए हैं और देश में जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग शादियों में शामिल होने के लिए, बड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे हैं। तो अब एक बार जरूरी है कि फिर से एक गाइडलाइन तैयार किया जाए, एक नियम कायदा तैयार किया जाए, टेस्ट को लेकर जो अनिवार्यता थी वो किया जाए। अब इस वक्त एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आने की तैयार जो जरूरत है वो नजर आने लगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब आंकड़ा जो है वो सैकड़ा छूने को है। 94 मरीज बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से चिंता की बात जरूर है। हालांकि आंकड़े अभी फिलहाल बहुत कम है। बिल्कुल प्रिया, एक बार फिर से इस बात की जरूरत है कि लोगों को अलर्ट रहना होगा और गाइडलाइन का पालन करना होगा। जाहिर सी बात है, हम भी लगातार समय समय पर लोगों को आगाह करते हैं। इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए रुक करते अगली खबर का। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर डिवाइडर पर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस चढ़ गई और बाल बाल मरीज और ड्राइवर बच गए हैं। कैपिटल चौराहे पर पुल बोगदा जाने के रास्ते पर यह हादसा हुआ।
और मरीज को सागर से भोपाल लेकर ये एम्बुलेंस आ रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद 108 से मरीज को रवाना किया गया। भोपाल में बड़ा हादसा हुआ है। डिवाइडर पर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस चढ़ गई, इसमें मरीज और ड्राइवर बाल बाल बच गए। कैपिटल चौराहे से पुल बोगदा की जानेब के रास्ते पर यह हादसा हुआ है। मरीज को सागर से भोपाल ये एम्बुलेंस लेकर जा रही थी और कड़ी मशक्कत के बाद 108 के जरिए मरीज को रवाना किया गया। राजनांदगांव अर्जुंदा मुख्य मार्ग में शनिवार की शाम को एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 13 यात्री घायल हुए। हादसे के बाद सभी घायलों को अर्जुंदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहां से शुरुआती इलाज के बाद 5 गंभीर घायलों को राजनांदगांव रेफर कर दिया गया। बस में करीब 26 यात्री सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गए। इधर भोपाल में शुक्रवार की रात स्मार्ट सिटी रोड पर कुछ गुंडों ने खुलेआम आतंक मचाया। हथियार लहराकर दहशत फैलाई। बदमाशों ने सरेराह कारों में तलवार मारी और कुछ उपद्रवियों ने दुकानों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस ने आज मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इन सभी बदमाशों का जुलूस भी निकाला गया। इस दहशत के पीछे की कहानी गैंगवार बताई जा रही है। शहर के 2 गैंग के झगड़े के चलते ये घटना। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से गुंडों ने तोड़फोड़ की है और दूसरी तस्वीर में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनका जुलूस निकाला गया। असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर तोड़फोड़ की घटना की गई थी। काफ़ी गंभीर ये मामला था। लगभग 19 अपराधियों के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज हुआ है और 8 के लगभग आरोपी पुलिस ने इसमें कस्टडी में लिए हैं। इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। लोरमी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी और महिला बीमारी से परेशान थी और इलाज के लिए डॉक्टर से बार बार गुहार लगा रही थी। आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज में देरी की और आनाकानी भी की, जिससे मौके पर मौजूद परिजन गुस्से में आ गए और डॉक्टर से मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल रखी। वहीं मारपीट के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज के परिजनों ने दुर्व्यवहार किया और बेवजह मारपीट की। मामले में बीएमओ का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्टर से मिलेंगे, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और जांच कर रही। उधर आईएमए ने सरकार को पत्र लिखकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आने के बाद भी सर को मैं अपना प्रॉब्लम बताई कि मेरे को ये सब हो रहा है करके, और ये सब मेडिसिन खाई वहाँ से करके। 1 घंटे मतलब मेडिसिन मैं घर में खा चुकी थी। 1 घंटा खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर भी मैं हॉस्पिटल गई, उसके बाद भी वेट करना पड़ा तो वही नहीं हो पा रहा था मेरे से। कितना मेरे को तकलीफ हो रहा था कि उसको कोई जल्दी आके इंजेक्शन लगा दे करके मैं सोच रही थी। डॉक्टर बोले कि अभी कर तो रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा बदतमीज़ी से बात किए। पापा बोले कि थोड़ा अच्छे से बात करो तमीज़ में, तो बोलते हैं मेरा मतलब गाली वगैरह दिए। मतलब इसी बात में उन लोग का बातचीत बढ़ गया और बोले कि कहाँ से आ जाते हो तुम गंवार लोग, ऐसा वैसा करके बोले हम लोग। मेरे को जातिगत गाली दिए सर। अब इतने में बच्चे लोगों को सहन नहीं हुआ और उठा के फिर लगा दिए सर। उसके बाद फिर मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं भी लगा दिया हूँ। गुनाह तो हुआ है मेरे से। अब जो भी है सर, अब आप लोग देखिए। उसके बाद बाहर निकल तेरे को देख लूँगा, उसके बाद गाली गलौज करना। उसके बाद उनके साथ में जो आई थी उनकी बेटी, उनके कहने पे मैंने प्राथमिक रिपोर्ट नहीं कराई। उसके कुछ दिन बाद 15 से 20 मिनट बाद उन लोग 5 से 7 लोग को ला के सीधा मारपीट स्टार्ट कर दिया। रात में 12 बजे थाने पे जाके शिकायत दर्ज कराई और पुलिस वालों ने तत्कालिक कार्रवाई करते हुए आज सुबह मुख्य आरोपी के साथ उनके 4 साथियों को हिरासत में ले लिया है और आगे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पे हमने 3 आरोपी और एक अपचारी बालक को अभी फिलहाल गिरफ्तार किए। न्यायालय माननीय न्यायालय जुडिशल रिमांड में पेश किया जाएगा।
राजधानी रायपुर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है, जिसे लेकर पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। दरअसल महिला गैंग ने नर्मदा पारा इलाके में पहले एक वकील के घर में 2 मोबाइल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। इसके बाद वकील के पड़ोसी के घर में भी चोरी करने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर घर की मालकिन ने देख लिया, जिसके बाद घर की मालकिन को धक्का देकर आरोपी महिला अपने साथियों के साथ फरार हो गई। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महिला गैंग के पहले भी सदस्य पकड़े गए हैं और जानकारों के मुताबिक ये शातिर गैंग महाराष्ट्र और आंध्रा से आकर वारदात करता रहा है और अब पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और ऐसे में संदिग्ध आरोपी दिखने पर पुलिस को सूचना देने की एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाने में एक शिकायत मिली है हमको, उसमें कोई भीख मांगने के नाम पे महिला आई थी और किसी का मोबाइल लेके गई है। इसमें संज्ञान में ले लिया गया है और इसमें संबंधित थाने में इसमें मामला कायम करके इसमें पता साझी में लिया गया है और सभी पेट्रोलिंग को भी इस संबंध में सतर्क किया गया है। तो अभी इसमें आरोपियों के पता तलाश के लिए जो संभव प्रयास है सभी किए जा रहे हैं। श्योपुर की सीप नदी 4 लड़कियों के लिए काल साबित हुई। नहाने गई युवतियां अचानक बढ़े जलस्तर में फंस गई। एक लड़की तो बच गई, लेकिन 2 लड़कियों के शव निकाल लिए गए, जबकि एक की तलाश जारी है। ये तस्वीरें श्योपुर जिले के मयापुर गांव की है, जहां सीप नदी में नहाने गई हनुमान खेड़ा की 4 युवतियां फंस गई। दरअसल आसपास बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। युवतियां जब तक बाहर आ पाती, तेज बहाव उन्हें बहा कर ले गया। आसपास के लोगों ने एक लड़की को बचा लिया। सूचना पाकर प्रशासन का रेस्क्यू दल लड़कियों की तलाश में जुट गया है। 2 लड़कियों के शव निकाले जा चुके हैं। नदी में पानी बच्चे चले गए थे, 4 बच्चे थे जी, एक तो बचा ली गई और 3 वहीं नदी में अचानक पानी बढ़ने से 2 तो उसके अंदर रह गई और एक को निकाल ली गई। कभी यहाँ PM के लिए लाए। 2 शव तो मिल गए हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम एक और लड़की की तलाश कर रही है। एक ललिता नाम के बच्चे को निकाल लिया गया, जिसकी मृत्यु हो गई है और 2 रानी और रीना, उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। बारिश के दौरान नदियों में अक्सर ऐसे हादसे पेश आते हैं। इसके बाद भी नदियों में जाकर लोग हादसों को न्योता देते हैं। मध्य प्रदेश के जेलों में पिछले 5 साल में करीब 800 से भी ज्यादा कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 साल में 60 से अधिक कैदियों ने फांसी लगाकर या जहर खाकर खुदकुशी कर ली। कैसे जेल में कैदियों की सजाए मौत बनती जा रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। MP के जेलों में कैद आधे से ज्यादा कैदी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कई कैदियों को कैंसर, टीवी, HIV, हाइपोटेंशन, किडनी से जुड़ी और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी है। जेल विभागीय सूत्रों की माने तो कई लोगों पर FIR दर्ज होने के बाद मामला सेशन ट्रायल से हाईकोर्ट तक पहुंचते पहुंचते इनके परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई और आखिर में परिवार के सदस्यों ने साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे ये बीमारियों के चंगुल में फंसते चले गए। MP के जेलों में पिछले 5 साल में करीब 800 से अधिक कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 साल में 60 से अधिक कैदियों ने फांसी लगाकर या जहर खाकर खुदकुशी कर ली। जेल में आधे कैदी 60 साल से अधिक उम्र के हैं। 161 बंदियों की डेथ हुई है, जिसमें से 151 बंदियों की नेचुरल डेथ है, जो कि बीमारी आदि कारणों से हुई है। 10 बंदियों की आकस्मिक मृत्यु है या अन्य किसी भी कारण से हो, उसकी आवश्यक रूप से जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाती है। 60 साल से अधिक उम्र दराज या 14 साल से अधिक की सजा काट चुके कैदियों को सजा से मुक्ति के लिए फॉर्म A के रूप में मिलता है, जिसमें कैदी के अच्छे व्यवहार होने पर जिले के कलेक्टर, SP और प्रोबेशनल अधिकारी जांच रिपोर्ट बनाकर जेल मुख्यालय को भेजते हैं। रिपोर्ट के आधार पर कैदियों को सजा से मुक्ति मिलती है। 131 जेल में 50,000 बंदी हमारे पास नियमित रूप से रह रहे हैं। इसके अलावा वर्ष में 1,50,000 से लेके 1,75,000 के बीच में नए बंदी एडमिट होते हैं और वो जमानत आदि हो जाने से, सजा पूर्ण हो जाने से छूटते हैं। जेल में हो रही कैदियों की मौत और आत्महत्या से वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। PCC चीफ कमलनाथ आज बैठक लेंगे। चुनाव प्रभारी और पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ के निवास पर यह बैठक बुलाई गई है। निकाय चुनाव में जीत को लेकर यहां रणनीति बनाई जाएगी। प्रभारियों से रिपोर्ट भी लेंगे और बागियों को
मनाने को लेकर भी यहां मंथन होगा। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बैठक लेंगे। चुनाव प्रभारी और पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ के निवास पर यह बैठक बुलाई गई है और निकाय चुनाव में जीत को लेकर यहां रणनीति बनाई जाएगी। अब की बार मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती, क्योंकि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिले हैं वो खासे नाराज है और नाराजगी का आलम यह है कि कई ने तो बतौर निर्दलीय पर्चा भी भर दिया है। खैर, ये सूरत किसी एक निकाय या पालिका की नहीं है, बल्कि प्रदेश के सभी निकायों में एक सी बनी हुई है। वहीं खंडवा में पहले ही बीजेपी के 2 निवर्तमान पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो अब टिकट कटने से नाराज पार्टी के 5 बार के पार्षद प्रकाश यादव ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना पर्चा भर दिया है और उन्होंने बीजेपी पर परिवारवाद को शह देने का आरोप लगाया है। विदिशा से भी कमोवेश एक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पार्टी ने नगर पालिका के सभी 39 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। वार्ड नंबर 19 से टिकट की मांग कर रही रागिनी छत्रपाल शर्मा ने टिकट न मिलने पर पार्टी के स्थानीय नेतृत्व पर निशाना साधा, तो पार्टी नेता अखिलेश राजपूत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इधर टिकट न मिलने से खफा एक महिला दावेदार ने निर्दलीय पर्चा भरा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई बाहरी आदमी मतलब टिकट दिया जा रहा है, इसलिए मजबूरन हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इधर इंदौर में नामांकन का काम खत्म होने के साथ ही प्रत्याशी की प्रॉपर्टी का भी खुलासा होना शुरू हो गया है। भाजपा के महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार संजय शुक्ला कई गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। महापौर उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव की कुल अचल संपत्ति और बैंक में जमा राशि मिलाकर 1,23,66,000 की संपत्ति के मालिक हैं। पुष्यमित्र भार्गव के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला कई गुना ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। संजय शुक्ला की संपत्ति 170 करोड़ के आसपास है। इसमें 50 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन ही है। गाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। 75 छोटे बड़े वाहनों का जिक्र उन्होंने शपथ पत्र में किया है। इसमें BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर शामिल है। संजय शुक्ला के पास 4 किलो सोने के आभूषण है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,65,00,000 रुपए से भी ज्यादा बताई गई। रायगढ़ में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रम में बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने शिरकत की। इस दौरान नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी आगामी 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। नितिन नवीन ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में रेत माफिया सक्रिय है, अवैध उत्खनन हो रहा है, खाद के नाम पर मिट्टी दी जा रही है और किसानों के साथ विश्वासघात का काम सरकार कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार विकास के पैसे से अपनी तिजोरी भर रही है। यूपीए सरकार ने केवल और केवल कुकर्मी सरकार के रूप में जाना जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार किसानों के साथ विश्वासघात, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है, खाद के नाम पर मिट्टी दिया जा रहा है, गोठान की बात करते हैं वहाँ केवल गाय का फोटो चिपका हुआ है, तो ये सरकार पूरी तरह से अपने तिजोरी भर रही है और सोनिया गांधी के दरबार को सजा रही है। डोंगरगांव के ग्राम पंचायत सुखरी में राशन घोटाला हुआ था और मामले में खाद्य विभाग ने जांच की, जिसके बाद एसडीएम ने 4,79,000 की रिकवरी के आदेश दिए। दरअसल ग्राम सुखरी में शासकीय राशन दुकान का संचालन संतोषी महिला समूह करती थी। जांच में पता चला कि संतोषी महिला समूह गांव में मृत हो चुके लोगों के नाम से भी राशन निकाल रही है और राशन दुकान के रजिस्टर में एंट्री दी जाती थी। खाद्य विभाग की जांच में पाया गया कि 60 कट्टा चावल समेत शक्कर, मिट्टी का तेल इसमें घोटाला पाया गया, जिसकी कीमत 4,79,000 रुपए है। वहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जांच के 9 महीने बीत जाने के बाद भी दोषियों पर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। गांव के अंदर एक राशन का दुकान चल रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका हुआ, तो मैंने पहले तो ग्राम पंचायत में शिकायत दी सरपंच को और सचिव को, लेकिन उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैंने कुछ ग्रामीणों को लेकर मैंने एसडीएम ऑफिस आया। 4-5 लाख का रिकवरी घोटाला पाया गया,
लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस कॉपी के हिसाब से 4 लाख से अधिक की रिकवरी बताई गई है जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा। मैंने उनको नोटिस जारी करने के लिए कहा है। नोटिस जारी करने के बाद और पूरे प्रकरण को समझने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरबा के वनांचल इलाकों में रहने वाले ग्रामीण आज भी सड़क, शौचालय और बिजली पानी की समस्या झेल रहे हैं। कोरबा मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बागो ग्राम पंचायत में विकास की गाड़ी 21वीं सदी से में भी नहीं पहुंच पाई है। गांव में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही घर में बिजली है। इतना ही नहीं, कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों पर ध्यान नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि गांव के नजदीक से ही बांगो में बहुउद्देशीय मिनी माता बांध है, जिसका पानी जिले में संचालित उद्योगों तक जाता है, लेकिन इस गांव के लोग ही बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बताओ कि यहाँ का समस्या तुम्हारी है? पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है। ये कर कुछ पंचायत को यह हो सब है, करा कोई चबूतरा नहीं है। शिकायत तो सब करा करे हन, पर कोई तो ध्यान दे नहीं। सरपंच है, सचिव है, और जनपद है, और ले कहाँ ले जाए। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रवासी पक्षी एशियन ओपिनिबल स्टार्क गरियाबंद के लचकेरा गांव पहुंचने लगे हैं और ग्रामीण इन्हें मानसून और खुशियों का संदेश देकर आने वाले देवदूत मानते हैं। कृषि कार्यों को लेकर भी इन्हें शुभ माना जाता है और इस वजह से ग्रामीण इन पक्षियों की सुरक्षा का खास इंतजाम भी करते हैं। पक्षियों को मारने पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। लंबे अरसे से ये पक्षी हजारों की तादाद में हर साल जून जुलाई में परिवार बढ़ाने के लिए यहां पहुंचते हैं और सितंबर अक्टूबर तक वापस लौट जाते हैं। ये पक्षी के आए से हम ले जानकारी होते गांव में कि अब मानसून आ गए है, बरसात की तैयारी करथन, खेत खार के खानी छानी छप्पर सुधारथन और एक आय से हमार खेती बाड़ी की जो फसल है, कीट है, वो मन फसल से हमारा सुरक्षा प्रदान करते। कीट वीट आते पूरा साफ कर देते, हमारा एक से फायदा है। गांव में सुरक्षा करे बार हावे का नियम बना हन, 1000 रुपया अर्थदंड है और थाना में भी जाके कर बार तिला देता, रिपोर्ट देता और ओला सजा भी होते। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके भारत के नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। उन्होंने फिनलैंड में चल रहे गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और नीरज ने शनिवार को यहां रिकॉर्ड 86.69 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। खास बात यह रही कि उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाया। हाल ही में नीरज ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। नीरज ने पहली बार में ही 86.69 मीटर तक भाला फेंक दिया, जिसके बाद उनके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। अपनी बाकी 2 पारियों को फाउल करार दिया, जिससे उनके नाम के आगे छोटा स्कोर ना है। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन कर दिया है और उनके कमाल से खुश होकर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया। अनुराग ने नीरज का वीडियो ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी। अनुराग ठाकुर ने नीरज की तारीफ भी की। तो ये अनुराग ठाकुर का ट्वीट जो कि उन्होंने वीडियो के साथ ट्वीट किया और नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। फिनलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत और संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।